इकाई 5 के अंतर्गत आज नाभिकीय खतरों के ऊपर चर्चा की जाएगी। न्यूक्लियर हैजर्ड्स के बारे में बतलाया जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा हानिकारक तथा लाभकारी दोनों ही हो सकती है। यदि इसके लाभकारी उपयोग देखे जाएं तो एक्सरे, दूसरा बीमारियों की पहचान के लिए विकिरण ऊर्जा आइसोटोप्स का उपयोग थायराइड आदि टेस्ट के लिए, और तीसरा बड़ा उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा रहा है। 17% के लगभग विद्युत उत्पादन नाभिकीय ऊर्जा से ही किया जा रहा है। एक और जहां नाभिकीय ऊर्जा का बहुत अधिक उपयोग है, वहीं इसके गलत उपयोग करने से अत्यधिक हानि भी है। जैसे एटम बम जो कि हिरोशिमा और नागासाकी नामक जापान के शहरों पर द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयुक्त किया गया, वह विनाशकारी हथियार के रूप में इसका उपयोग किया गया। आने वाले समय में भी इस प्रकार के किसी भी उपयोग से मानव सभ्यता का नाश होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त रेडियोधर्मी कचरा, चाहे वो हॉस्पिटल से हो या न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट के विद्युत उत्पादन प्रोजेक्ट से हो, उस अवस्था में ये औद्योगिक कचरे का निस्तारण एक महत्वपूर्ण कार्य है और इसके हानिकारक प्रभाव भी है। परमाणु विखंडन का जहाँ तक सवाल है, किसी परमाणु के एक अस्थिर केंद्रक को दो भागों में तोड़ दिया जाए, उसे विखंडन कहते हैं। इस विखंडन में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु का यह नियंत्रित विखंडन 1938 में सबसे पहले जर्मनी में किया गया तथा अमेरिका पहला राष्ट्र था जिसने परमाणु ऊर्जा का उपयोग एटम बम बनाने में किया। सोवियत रूस ने अपना पहला परमाणु रिएक्टर 1954 में स्थापित कर दिया था। परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम एक मुख्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाता है। निम्न गुणवत्ता वाले यूरेनियम एस में, जिसमें यूरेनियम की मात्रा 0.2% ही होती है, इस यूरेनियम को घोलकर संघनित किया जाता है, जिससे येलो केक नामक पदार्थ बनता है, जिसमें यूरेनियम 70 से 90% तक होता है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध विखंडनकारी यूरेनियम 235 का उपयोग रिएक्टर में नहीं होता। इसका संघनन करके रिएक्टर के लिए ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जो कि छड़ों के रूप में होता है। इन छड़ों के उपयोग के साथ यूरेनियम को होता जाता है तथा इसमें नाभिकीय चेन रिएक्शन नहीं हो सकती। ये छड़ें नाभिकीय प्रदूषण का एक मुख्य स्रोत बनकर दिखाई देती हैं। नाभिकीय विकिरण प्रदूषण के प्रभाव यदि देखे जाएं तो यह निर्भर करता है कि विकिरण पदार्थ क्या है, उसका अर्ध जीवन काल, हाफ लाइफ पीरियड कितना है, कितने समय तक वातावरण में वो रहकर आधा हो जाएगा। दूसरा, उसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता क्या है, उसका परमाणु प्रसार क्षमता कितनी है, और पदार्थों पर जमा होने की दर कितनी है, वो कितने समय तक किस विशेष स्थान पर स्थिर रह सकता है। जहाँ तक प्रभाव का प्रश्न है, विकिरण की अधिक मात्रा होने पर किसी भी जीवधारी की मृत्यु हो जाती है। कम मात्रा होने पर विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है और डीएनए तक को प्रभावित करता है, जिसमें प्राणियों में वंशानुगत विकृति पैदा होती है। कणकीय विकिरण के कुछ मूल बातें। नाभिकीय विखंडन से परमाणु विखंडन में जो अल्फा, बीटा, गामा विकिरण
का प्रसार होता है। इसमें अल्फा किरणें, इसमें 2 इकाई धनावेश तथा 4 इकाई भार होता है, अतः यह शरीर में अधिक दूरी तक नहीं जा सकते, किंतु किसी तरह शरीर के भीतर पहुंचने पर सघन आयनन के द्वारा ऊतकों को काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं। किरणें कोई भी प्रकार की होंगी, हानि तो पहुंचाएंगी ही। दूसरा है बीटा किरणें। यह नाभिकीय इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूट्रॉन के प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन को टूटने से प्राप्त होते हैं। ऋण विद्युत आवेश के इन कणों का वेग प्रकाश के वेग से कुछ ही कम होता है। इनकी अंतर्भेदीय क्षमता अत्यधिक होती है। तीसरी है गामा किरणें। ये आवेश विहीन कण होते हैं। इनका भार 1 इकाई होता है। इसका वेग बहुत अधिक होता है। शीघ्रगामी न्यूट्रॉन इतने अंतर्भेदी होते हैं कि नाभिकीय प्रोटॉन को प्रभावित करके आयनन उत्पन्न कर देते हैं। न्यूट्रॉन की कम या अधिक संख्या से आइसोटोप बनते हैं। परमाणु विखंडन में भारी परमाणु यूरेनियम या प्लूटोनियम 40 से टूट सकता है, जिससे 80 व 90 प्राथमिक विकिरणशील परमाणु बनते हैं तथा चेन रिएक्शन आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। अब है न्यूक्लियर फॉलआउट, नाभिकीय अवपात। नाभिकीय अवपात में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा गर्मी के रूप में, हीट के रूप में निकलती है और कुछ ही क्षणों के अंदर यह प्रसारित हो जाती है। नाभिकीय पदार्थ के केसिंग, खोल तथा अन्य न्यूक्लियर विखंडन के समय अत्यधिक ताप के कारण वाष्पीकृत हो जाती हैं। इस अत्यधिक ताप के कारण धूल व गर्मी का गुबार ऊपर की ओर उठता है, जिसे फायर बॉल के नाम से जाना जाता है। यह ऊपर की ओर उठने के साथ साथ वातावरण को भी अत्यधिक गर्म कर देता है। एटम बम के फटने के बाद गैसों का मिश्रण, पिघली हुई धातुएं, आंशिक रूप से पिघला हुआ वातावरणीय वस्तुएं फायर बॉल में आ जाती हैं। फायर बॉल धीरे धीरे ठंडा होता है और इसमें उपस्थित सभी कण ठोस में परिणत होकर कूड़े के रूप में ऊपर से पृथ्वी पर गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। अब यह न्यूक्लियर फॉलआउट के प्रकार 3 प्रकार का हो सकता है। पहला है स्थानीय, दूसरा है विश्व स्तरीय। विश्व स्तरीय वाला पुनः 2 भागों में बढ़ता है, एक तो ट्रोपोस्फियर स्तर वाला और दूसरा स्ट्रेप्टोस्फियर स्तर वाला। सबसे पहले लेते हैं स्थानीय फॉलआउट को। इसमें नाभिकीय ब्रस्ट जब कम ऊंचाई पर होता है, फायर बॉल में बहुत अधिक मात्रा में पानी अवशोषित कर लिया जाता है, साथ ही मृदा भी बड़ी मात्रा में फायर बॉल में चली जाती है। ये सभी पदार्थ संघनित होकर 24 घंटे में ही जमीन पर गिरने लगते हैं। इस प्रकार के फॉलआउट का प्रभाव एक सीमित क्षेत्र में होता है। इस प्रकार के फॉलआउट कम ऊर्जा वाले न्यूक्लियर फॉलआउट के रूप में होता है और 24 घंटे के अंदर कुछ क्षेत्र के अंदर स्थानीय रूप से यह पदार्थ नीचे गिरकर अपना प्रभाव दिखलाते हैं। जहाँ तक विश्व स्तरीय फॉलआउट का सवाल है, यह 2 स्तरों पर हो सकता है। पहला ट्रोपोस्फियर स्तर पर, जो 50,000 से 60,000 फीट की ऊंचाई तक, वह ध्रुवों पर 30,000 से 40,000 ऊंचाई तक फिशन प्रोडक्ट ट्रोपोस्फियर में पहुंचता है और 4 सप्ताह बाद पदार्थ संघनित होकर वर्षा तथा बर्फ के साथ पृथ्वी के बड़े क्षेत्र में गिरते हैं। यह बड़ा धमाका स्ट्रेटोस्फीयर तक को प्रभावित करता है। इसमें न्यूक्लियर पदार्थ की बम की मात्रा, पावर, उसमें उपस्थित न्यूक्लियर पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, इसलिए इसका प्रभाव भी स्थानीय न होकर विश्व स्तरीय होता है। तीसरा, स्ट्रेटोस्फीयर तक फिशन प्रोडक्ट पहुंचने पर इसका प्रभाव विश्व के बड़े भाग के अंदर होता है। अतः न्यूक्लियर पदार्थ की मात्रा एटम बम के
आकार के आधार पर यह छोटे स्तर पर प्रभावित करने वाला, बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाला तथा बहुत अधिक बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाला हो सकता है। इसके बाद में है विकिरण प्रदूषण के प्रभाव। यदि नाभिकीय पदार्थ के अर्ध जीवन काल, ऊर्जा करने की क्षमता, उत्पन्न करने की क्षमता, विकिरण की दर तथा स्थल पर जमा होने की दर पर निर्भर करता है। नाभिकीय पदार्थ कितना है, उसका अर्ध जीवन काल हाफ लाइफ पीरियड कितना है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता कितनी है, उसकी विसरण की दर क्या है और कहाँ पर आकर जमा होता है, ये सब कारक हैं जो कि विकिरण को प्रभावित करते हैं। इसकी कोई सुरक्षित सीमा नहीं होती, बहुत थोड़ी मात्रा में भी हानिकारक होते हैं। लंबे समय तक विकिरण से रहने में निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 उत्कीय कैंसर, दूसरा रक्त कैंसर, तीसरा वंशानुगत परिवर्तन, चौथा जीनीय परिवर्तन, त्वचा रोग और अंततः रक्त विकार। गुणात्मक प्रभाव। एटम बम के सतत परीक्षणों के कारण मृदा व वातावरण में सीजियम 137 तथा स्ट्रोंशियम 90 की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही बेरियम, लिथियम, स्थेनियम तथा यूरेनियम परमाणु के आइसोटोप्स एकत्र होना प्रारंभ हो जाते हैं तथा निम्नलिखित प्रभाव छोड़ते हैं। नंबर 1 जीन तथा गुणसूत्रों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। ये प्रभाव वंशानुगत उत्परिवर्तन लाते हैं। विकिरण जननांगों पर अधिक प्रभाव डालते हैं। विभाजन करती हुई कोशिकाएं विकिरण से अधिक प्रभावित होती हैं। त्वचा व फेफड़ों का कैंसर सामान्यतः हो जाता है। रक्त कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं जिससे अरक्तता की स्थिति उत्पन्न होती है। विकिरण संयोजी ऊतकों को भी प्रभावित करता है तथा रक्त कोशिकाओं को भी। इसकी वजह से नपुंसकता आ जाती है और कम मात्रा के विकिरण हड्डियों तथा दांतों को प्रभावित करते हैं। मात्रात्मक प्रभाव। चूहे ड्रोसोफिला की अपेक्षा विकिरण के लिए 18 गुना अधिक संवेदी है। अतः विभिन्न प्रजातियों के ऊपर विकिरण का प्रभाव भिन्न भिन्न हो सकता है। विकिरण की बहुत कम मात्रा भी भयानक बीमारियां पैदा कर सकती है। 1000 रोंटजन विकिरण आंत्र को नुकसान पहुंचाता है। 3000 से अधिक होने पर मस्तिष्क की मृत्यु हो जाती है। 50 से 100 रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। 50 से कम मनुष्य प्रभावित नहीं होता और 50 से 200 के बीच में उल्टी आना तथा रक्त कैंसर की संभावना रहती है। 200 से 4 रोटीजन पर बाल झड़ना तथा बुखार आना देखा गया है। शरीर व जनन कोशिकाओं पर प्रभाव। शारीरिक कोशिकाओं पर प्रभाव आनुवंशिक नहीं होता। दृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। रक्त कोशिकाओं पर प्रभाव पड़ता है तथा पाचन तंत्र तथा आयु पर प्रभाव पड़ता है। जहाँ तक जनन कोशिकाओं का प्रश्न है, आनुवंशिक प्रभाव पड़ता है। जनन अनुपात प्रभावित होता है। शिशु असामान्य व विकृत हो जाते हैं तथा बच्चों में मृत्यु दर बढ़ जाती है। नाभिकीय आपदा रिसाव। हिरोशिमा नागासाकी शहरों में द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग हुआ जिससे इसकी संघटक क्षमता का अंदाज हुआ। चेरनोबिल में 1986 में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में जो रिसाव हुआ 10 दिनों तक चलता रहा। इसकी विकिरण धूल कई किलोमीटर तक फैल गई। इसने न केवल यूरोप को प्रभावित किया बल्कि अमेरिका तक विकिरण का प्रभाव देखा गया। 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। 26 की कुछ समय बाद 259 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 1,35,000 व्यक्तियों को विस्थापित करना पड़ा। बाद में 1991 तक 1,50,000 लोग वहाँ से विस्थापित हुए। 6.5 लाख लोग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा तथा इसमें कैंसर, थायराइड, ट्यूमर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र में गिरावट आदि पाई गई। विकिरण भोज्य श्रृंखला में भी आ गया और पादपों में होता हुआ जंतुओं तक पहुंचा तथा अंततः वन्य जीव भी इससे प्रभावित हुए। फल, सब्जी, दूध आदि सब चीज़ें संक्रमित हो गई। अब है विकिरण से सुरक्षा। नाभिकीय विकिरण का कोई इलाज नहीं है। केवल
इस विकिरण को न होने देना ही सबसे बड़ा उपाय है। इसके लिए रिएक्टर से रिसाव रोकने के सभी उपाय होने चाहिए। नाभिकीय पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय अत्यधिक सावधानी व सुरक्षा की आवश्यकता है। सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए और नाभिकीय कचरे का निस्तारण सही प्रकार से किया जाना चाहिए। धन्यवाद।